स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ एग्रीकल्चर पर। तो विद्यार्थियों, हम एक सीरीज चला रहे हैं, एक श्रृंखला, जिसमें हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, फसल उत्पादन का यूनिट 1, 2, 3 ये कंप्लीट कर रखे थे हमने, ठीक है। और वो वीडियो अपलोड भी किया जा चुका है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो श्रृंखला है ये लगातार जारी रहेगी आपके बीच में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यूनिट 4 को देखेंगे। यूनिट 4 जो है ये हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसमें कुछ आपको मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आपका जो एमपी बोर्ड एग्ज़ाम है, जो हमारी 12th की परीक्षा है, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो हम प्रारंभ करते हैं यूनिट 4 से। 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, तो आप अपने चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 है उर्वरक, ठीक है। फसल उत्पादन का यूनिट 4 है उर्वरक। और ये जो यूनिट 4 है आपका, है ना, इसमें पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हो। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, है ना। देखते हैं, जैव उर्वरक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। देखिए, कोई भी उर्वरक हुआ, कोई भी खाद्य पदार्थ हुआ, ये मिट्टी में पहुंचता है और मिट्टी को शक्तिशाली बनाता है, उसको उर्वरक बनाता है, ताकि वो फसलों को लंबे समय तक क्या हो सके, उपजाऊ अच्छे से कर सके, फसलों को लंबे समय तक, है ना, उपज कर सके, उसमें वृद्धि कर सके। इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कुछ जीवाणु आते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया और कवक आते हैं, है ना, जो विभिन्न पदार्थों के द्वारा, कई प्रकार के पदार्थों के द्वारा मिट्टी में पहुंच करके पौधों को लाभ पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जैव उर्वरक होते हैं। क्या होते हैं, जैव उर्वरक। इस परिभाषा को आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि जैव उर्वरक के महत्व या लाभ बताइए, है ना। देखिए, आप सभी को ध्यान से देखना है, जैव उर्वरक के महत्व या लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला, जैव उर्वरक, ठीक है ना, पहला क्या है, जैव उर्वरक भूमि की नाइट्रोजन को स्थिर करके उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, ये करते हैं जैव उर्वरक, ठीक है। भूमि की नाइट्रोजन को स्थिर करके उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके प्रयोग से धन की बचत होती है। ध्यान दीजिए, इनके प्रयोग से धन की क्या हो जाती है, बचत। और साथ ही भूमि इन रासायनिक उर्वरकों से भी क्या हो जाती है, दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाती है, ठीक ना। जो हम केमिकल यूज कर रहे थे, अब उसके दुष्प्रभाव से ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखना है। फिर पौधों एवं बीजों में प्रोटीन की मात्रा में, अब देखिए जरा, जब हम खाद डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पौधों और बीजों में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और प्रोटीन की मात्रा में जब वृद्धि होगी तो फसल की उपज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। पौधों एवं बीजों में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, जिससे फसल की उपज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। वानस्पतिक वृद्धि और जड़ ग्रंथियों का निर्माण बहुत अधिक हो जाता है। वानस्पतिक जो वृद्धि होती है, यानी कि वानस्पतिक यानी होती हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों की वनस्पतियों में आसानी से क्या ग्रो हो जाते हैं, और जड़ ग्रंथियों का निर्माण भी होता चला जाता है, ठीक। चलिए, तो ये हमने देखा जैव उर्वरक और उसके महत्व यानी उसके लाभ। तो जैव उर्वरक एक प्रकार की सूक्ष्म जीव है ना, जो क्या करते हैं, मिट्टी में पहुंच करके पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ साइनोबैक्टीरिया, कवक और जीवाणु आते हैं, ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार के आपने इसमें लाभ देखे। चलिए, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे, है ना। अब अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम और उनमें प्रतिशत मात्राएं। देखिए, ये क्वेश्चन फैक्टेड होते हैं, है ना। विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, और अगर कोई रट भी लेता है तो क्या कर लेता है, इन्हें दिमाग से यह निकल जाते हैं। एग्जाम हॉल में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ इनका। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है, इसके उर्वरकों के नाम और इसमें प्रतिशत मात्रा। सबसे पहले आपको देखने मिलेगा यूरिया, ठीक है ना, यूरिया। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट, 46%। आपको कुछ ऐसे तत्व लिखने हैं जिनमें नाइट्रोजन हो, है ना, उनके नाम बताने हैं, ठीक। चलिए, तो पहला है यूरिया। तो यूरिया का आपको जो फॉर्मूला है, ये क्या मिलेगा, यूरिया का फॉर्मूला आपको मिलेगा क्या, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2, ठीक है, CONH2। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, NH2CONH2, ठीक ना। ये एक OT की तरह भी आपको पूछा गया था और कहा गया था कि NH2CONH2 में N2 की मात्रा कितनी है। तो N2 का जो प्रतिशत है नाइट्रोजन, इसमें कितना होगा, 46% होगा, ठीक है भाई। कितना होगा, 46% इसमें होगा ये। तो ये 46% है आपका, ठीक। चलिए,
आगे देखते हैं जरा हम। अब देखें यूरिया कितना परसेंट है, 46%। अब इसको अपन याद करते हैं, ये हो गया हमारा यूरिया, ठीक है, यूरिया। अब दूसरा पॉइंट है आपका क्या, अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट आपको कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको 20.5%। अमोनियम सल्फेट आपको दिया गया है 20.5%। कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम आपको जो है ये दिया गया है कितना, कैल्शियम 15.5% इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। फिर आपको क्या दिया गया है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। जो पोटेशियम होता है इसमें ये कितना होता है, पोटेशियम 13%। और सोडियम कितना होता है, सोडियम कितना होता है 16%। तो ये आपका सोडियम है 16। अब देखें कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसकी एक श्रृंखला बनानी है। कैसे कि यूरिया को तो 46% दिया जाता है ना, यूरिया में यानी कि नाइट्रोजन कितना होता है 46%, ठीक है। अब आपको अमोनियम कैल्शियम क्या देखना है, अमोनियम कैल्शियम, ये दोनों देखना है, अमोनियम कैल्शियम, अमोनियम कैल्शियम। सबसे पहले अमोनियम आएगा फिर कैल्शियम आएगा। ये 20.5 है, ये 15.5 है ना। ध्यान दीजिए इन पे, अमोनियम है 20.5, कैल्शियम है 15.5, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका क्या, पोटेशियम सोडियम 13-16, पोटेशियम 13, सोडियम 16, 7 से सोडियम 7 से 16, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, सोडियम कितना है आपके पास में 16 और पोटेशियम कितना है 13, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद हो जाने हैं। इसमें कुछ एक हल्का सा ट्रिक लगा देना है ना, दिमाग, जिससे क्या हो जाएगा हमारा, इनको कैप्चर करने की क्षमता उसमें आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जब अब एक सेकंड में इनको रिवाइज कर पाता हूँ। देखें यूरिया 46% है, अमोनियम आपका 20.5 है, आपका कैल्शियम है 15.5 है, ठीक है ना। आपका पोटेशियम में कितना है 13 और सोडियम में 16% है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ये याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट है, आने लायक क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है आपका पोटाशधारी उर्वरकों के नाम, ठीक है ना। अब पोटाशधारी उर्वरक और उनके नाम, ठीक है। फिर उनका क्या करना है, आपको प्रतिशत नाम भी बताना है कि उनमें पोटाश की मात्रा कितनी कितनी होती है। तो देखिए जरा, पोटाशधारी उर्वरकों के नाम, इनको देखो कैसे याद करना है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम कार्बोनेट। तो आपको ध्यान देना है क्लोराइड कार्बोनेट पर। ट्रिक समझ रहे हैं ना, किस पे ध्यान देना है आपको, किस पे ध्यान देना है, क्लोराइड कार्बोनेट पर, क्लोराइड कार्बोनेट पर, क्लोराइड कार्बोनेट पर, ठीक ना। तो क्लोराइड कार्बोनेट, क्लोराइड है 58 से 62, कार्बोनेट है 65। क्लोराइड है 58 से 62 और कार्बोनेट कितना है 65 है। ये आपका क्लोराइड है, कितना है 58 से 62, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, कार्बोनेट है, और कार्बोनेट कितना है आपका, कार्बोनेट कितना है 65% है, ठीक है ना। ध्यान देना है आपको यहाँ पर जरा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो क्लोराइड है कितना है 58 से 62 और कार्बोनेट है 65। इसके बाद देखिए आप इसमें क्या क्या दिया है फिर आपको, फिर सल्फेट और नाइट्रेट, सल्फेट और नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम सल्फेट है 48 से 52, सल्फेट कितना है 48 से 52, और पोटेशियम नाइट्रेट कितना है 44% है, ठीक है भैया, 44% पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखें जरा, अब इसे कैसे याद करें सर हम, चलिए इसकी बात कर लेते हैं जरा, कैसे याद करना है आपको। सबसे पहले आपने याद किया पोटेशियम क्लोराइड जो कि कितना है 58 से 62 है। फिर आपने याद किया पोटेशियम कार्बोनेट जो कि कितना है 65% है ना। पोटेशियम सल्फेट कितना है 48 से 52, पोटेशियम सल्फेट कितना है 48 से 52 और पोटेशियम नाइट्रेट कितना है 44। तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए 48 से 52, 58 से 62, याद हो रहा है ना, ध्यान देना है आपको। क्लोराइड है 58 से 52, कार्बोनेट है 65, इसके बाद सल्फेट 48 से 52 है और नाइट्रेट है 44। ये मैंने बहुत अच्छे से क्लास में याद भी करवाया है, तो आप इसे देखेंगे आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब हम अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम और उनमें प्रतिशत मात्रा। अब फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन कौन से हैं आपके, देखें जरा। फास्फोरस युक्त उर्वरक, तो पहला है सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट है सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, तो ये होता है 16, 32, 48, सिंगल डबल ट्रिपल। मैं इसे 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक ना। इसमें ये कितना है 16, ये कितना है 32, ठीक ना, ये कितना है 32 और ये कितना है 48, ठीक है। तो ये 16 का पहाड़ा है ना, ध्यान देना है आपको। सुपर फास्फेट सिंगल डबल ट्रिपल कितना होता है 16, 32, 48।
ठीक है। हड्डी का चूरा कच्चा ये कितना होता है 20 से 25, हड्डी का चूरा कच्चा कितना होता है 20 से 25, बेसिक स्लैग कितना होता है 3 से 4 और हड्डी का चूरा वाष्पी होता है 22, हड्डी का चूरा वाष्पी कितना होता है 22 होता है, ठीक है ना। तो पोटाशधारी जो उर्वरक थे, फास्फोरस युक्त जो उर्वरक थे और नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक थे, इन तीनों को आपको एक लाइन में याद करना है, देख के समझ के याद करना है, ठीक है। एक बार और इसको देखते हैं। सुपर फॉस्फेट सिंगल डबल ट्रिपल 16 32 48, हड्डी का चूरा कच्चा 20 से 25, बेसिक स्लैग 3 से 4 और हड्डी का चूरा वाष्पी कितना होता है 22, वाष्पी कितना होता है 22, ठीक ना। तो आपको इन तीनों में से क्वेश्चन मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने राइजोबियम संवर्धन कल्चर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन हमें, राइजोबियम संवर्धन कल्चर, है ना। ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि राइजोबियम संवर्धन कल्चर पर टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या बताना है, राइजोबियम की बात कर लेते हैं पहले हम। राइजोबियम संवर्धन कल्चर क्या है, देखिए राइजोबियम एक क्या होता है, जीवाणु होता है। ये हमेशा दलहनी पौधों में हमें देखने मिलता है, उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। जैसे कि मान लो सोयाबीन की बात कर लेते हैं हम, है ना। ये क्या है, सोयाबीन का पौधा है, इसमें ये जड़ें निकली हुई है, ये क्या निकली हुई है, इसमें ये जड़ें निकली हुई हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः हमें राइजोबियम देखने मिलता है, ठीक ना। इसमें हमें ये राइजोबियम देखने मिलेगा और इस चीज़ में क्या होगा, राइजोबियम क्या काम करता है, हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है ये कितना होता है 78% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है इसमें 78% होता है, ठीक है ना। 78% नाइट्रोजन में क्या करेगा ये राइजोबियम, नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, खींच करके कहाँ लाता है, पौधों की जड़ों में लाता है। जब राइजोबियम खींचकर पौधों की जड़ों में आता है तो ये मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है और पौधे जो होते हैं आसानी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, राइजोबियम है। तो इस प्रकार की कुछ बातें आपको इसमें लिखनी है। देखिए राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है, ठीक है ना, एक सहजीवी जीवाणु है और जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। एक सहजीवी जीवाणु है जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है ये, ठीक है ना। जैव उर्वरक के रूप में काम करता है, यानी कि खाद्य के रूप में ये काम करेगा, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर भी करता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या कर लेगा, वही मिट्टी में रोक लेता है, नाइट्रोजन को जाने नहीं देता, ये खींच के रखता है, ठीक है। और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। ये देखिए कुछ मतलब सेलेक्टेड लाइन आपको लिखनी है, 2 मार्क्स के लिए है ये, ठीक है। इसलिए आजकल जीवाणु राइजोबियम का संवर्धन कल्चर, राइजोबियम का जो संवर्धन है, ये व्यापारिक स्तर पर भी इसका उपयोग आसानी से किया जा रहा है, ठीक है। जैसे जैव उर्वरक के रूप में फसलों में बोते समय हम बीज के साथ मिला दिया जाता है, ठीक है ना। तो आसानी से आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। और इस संवर्धन के साथ फास्फोरस उर्वरक मिलाकर बीज को उपचारित किया जाता है, यानी कि कुछ ऊपर की आप 4-5 लाइन इसमें लिख सकते हैं। क्या कि राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है, ठीक है ना। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे वह पौधे होते हैं जिनसे दालें निकाली जाती हैं, जैसे कि दलहनी पौधे, आपका सोयाबीन है ना, चना है, ये लेग्यूमिनेसी कुल में आएगा सभी। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में काम करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, स्थिर कर लेता है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, राइजोबियम संवर्धन कल्चर हो गया है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है, याद करना है। अब हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है ये, और इनसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को समझाइए, है ना। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, पहला यूरिया, दूसरा अमोनियम सल्फेट और तीसरा कैल्शियम, है ना। उसका पूरा नाम ये है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इन तीनों के बारे में हमको बताना है ना। 2-2 नंबर की टिप्पणी आपसे पूछा जाएगा। ये यूनिट टोटल 4 नंबर का है, ठीक है ना। 2-2 मार्क्स के यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए देखते हैं जरा यूरिया के बारे में। अभी हम पढ़ के आए हैं, यूरिया एक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना, जिसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कितना परसेंट, 46%। ये सब बातें आपको इसमें लिखनी है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में जरा। अब इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बता देनी है, जो भी आपको इसमें पता होगा। देखिए जरा, हम सभी इसका उपयोग करते हैं, किसान सभी इसका उपयोग करेंगे। तो देखें, यूरिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, किसान सबसे अधिक इसी का उपयोग करते हैं। इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और रासायनिक उर्वरकों में यह सबसे सस्ता भी पड़ता है। तो रासायनिक उर्वरकों में सबसे सस्ता पड़ता है। यहाँ तक लाइन क्लियर हुई। ये जो यूरिया है, यूरिया नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण उर्वरक है, किसान सबसे अधिक इसी का उपयोग करते हैं, ठीक ना। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है, इसलिए किसान सबसे अधिक इसी का उपयोग भी करता है। सबसे सस्ता पड़ता है। अब ये होता कैसा है, यह सफ़ेद होता है, रवेदार होता है और पानी में घुलनशील होता है, ठीक ना। यूरिया वायु से नमी बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, वायु से नमी बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे पैकिंग में रखा भी जाता है नमी के कारण। यूरिया को गीली मिट्टी में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीचिंग द्वारा इसके नष्ट होने का भय भी रहता है, और प्रायः सभी प्रकार की मिट्टियों में हम यूरिया का उपयोग कर सकते हैं।
है ना। ये आपको जो क्वेश्चन बना के दिए गए हैं, ये इसमें कुछ आप आंसर अलग से जोड़ भी सकते हैं और कुछ हटा भी सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें, टिप्पणी इस प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। उनमें हमको पूरी उसकी थ्योरम बतानी होती है, पूरी चीज़ें बतानी होती हैं, तो उतना तो आएगा नहीं। इसलिए क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सब अपने अपने हिसाब से इसमें लिख देते हैं, ठीक है ना। आप भी 1-2 लाइन हटा के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सरल है यूरिया का यहाँ पर टिप्पणी करना था, हम ये कर चुके हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो सेकंड था हमारा क्या, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट की बात करेंगे यहाँ पर। यह भारत देश का एक सामान्य प्रचलन वाला उर्वरक है ना। यह भारत देश का एक सामान्य प्रचलन वाला उर्वरक है, जिसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में, है ना, लंबे चौड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें 21% नाइट्रोजन होती है, ध्यान दीजिए 21% क्या होती है, नाइट्रोजन, और साथ में सल्फर भी पाया जाता है। और सल्फर पौधों के लिए एक आवश्यक तत्व है ना। विस्तृत क्षेत्र में होने के साथ साथ नाइट्रोजन 21% होती है, साथ में उसके सल्फर रहता है, जो कि पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। यह उर्वरक लवणीय और क्षारीय मृदाओं के लिए बहुत अच्छा उर्वरक माना जाता है। नम तथा शुष्क भूमियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नम और शुष्क भूमियों भी इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है, तथा खड़ी फसल में, कैसी फसल में, खड़ी फसल में भी इसका उपयोग हो जाता है, ठीक है। तो ये था अमोनियम सल्फेट। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर 2-2 नंबर की आपको टिप्पणी पूछी जाएंगी, आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम आते हैं तीसरे और इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यह एक पूर्णतः सुरक्षित खाद है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है, एक पूर्णतः सुरक्षित खाद है, ठीक है। और इसका प्रयोग बिना किसी भय के सभी प्रकार के भूमियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, बिना किसी डर के सभी प्रकार की मिट्टियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह उर्वरक 2 प्रकार का होता है, काला एवं सफ़ेद, दोनों रूपों में मिलता है। अमोनियम जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है 2 प्रकार का मिलेगा, काला और सफ़ेद, ठीक है ना। काले उर्वरक में 20.5% नाइट्रोजन, जबकि सफ़ेद उर्वरक में 25% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है, ठीक है। फसल पर इसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने मिलता है, इसीलिए यह भूमि की भौतिक दशा को बहुत जल्दी सुधार देता है, ठीक ना। क्या करेगा, भूमि की भौतिक दशा को क्या करेगा, बहुत जल्दी ये सुधार भी देगा, है ना। फसल पर इसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है, अतः भूमि की भौतिक दशा को सुधारता है और हवा से नमी को शोषित कर लेता है, अतः इसे शुष्क गोदामों में सुरक्षित रखना चाहिए। ये नमी को शोषित कर लेता है। खाद्य पदार्थ कोई भी हुआ, नमी को अगर शोषित कर लेगा तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसकी दशाएं बिगड़ने लगती हैं, ठीक ना, और वो दूसरी अवस्था में चला जाता है, जिससे क्या होता है, उसका जो गुण है वह समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो नमी हमको नहीं दिखानी है, इनको नमी में नहीं ले जाना है, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपका था यूनिट 4। इसमें हमको एक क्वेश्चन और देखना है ना। तो इसमें आपका क्वेश्चन है जैविक उर्वरकों के नाम। अब कुछ जैविक उर्वरकों के नाम आपसे पूछ लिए जाए कि जैसे नील हरित शैवाल के बारे में बताइए, एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम के बारे में बताइए। राइजोबियम में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, है ना। पहले तो एक कॉमन बात है कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये उर्वरक हैं हमारे, ये सब क्या करते हैं, भूमि में पाए जाते हैं, है ना। जब भूमि में हम जब इनको भूमि में डालते हैं तो जो नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में उपस्थित है 78%, उसको ये खींचने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और जब ये खींच लेते हैं तो नाइट्रोजन भूमि में पहुंच जाती है, और भूमि की जो नाइट्रोजन है, उपजाऊपन जब बढ़ जाता है तो वो पौधों को मिलता है, जिससे पौधों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और हमें जो मिट्टी है, हमारी जो खेत है, वह केमिकल के प्रभाव से क्या हो जाता है, रसायन के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये बड़े काम की चीज़ें हैं हमारी, ध्यान देना है ना। तो पहला है आपका नील हरित शैवाल। देखिए नील हरित शैवाल प्रमुख रूप से धान की फसल के लिए उपयुक्त होता है। इसमें एनाबीना, ओलेसेरा, ये सभी चीज़ें इसमें देखने मिलती हैं आपको, एनाबीना और ओलेसेरा, ठीक है। तो धान की फसल के लिए उपयुक्त होता है एनाबीना, ओलेसेरा आदि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता का विकास होता है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, इस एक शब्द से क्लियर हो जाएगा आपको। इसके प्रयोग से धान की फसल में रासायनिक नाइट्रोजन की खपत में बचत आसानी से हो जाती है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का आपको मिलेगा, तो आपको 3 से 4 लाइन इसमें लिख देनी है, ठीक है। एजोला एक जलीय फर्न है, यानी जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एजोला के द्वारा मिट्टी में नत्रजन स्थिरीकरण, है ना, नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य किया जाता है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाता है, ध्यान देना है आपको। इसका जो वर्क है, जो कार्य है, वो आप समझ रहे हैं ना, क्या करेगा ये फाइनली हमेशा सभी एक ही काम करेंगे, क्या कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को खींच लेंगे, उसे अवशोषित कर लेंगे और भूमि में नाइट्रोजन को स्थित कर लेंगे, पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए अब जो एजोला था एक जलीय फर्न है, मिट्टी में नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ठीक। इसके प्रयोग से फसलों में रासायनिक नाइट्रोजन की खपत
में कमी की जा सकती है। ठीक है। एजोटोबैक्टर एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, यानी कि स्वतंत्र पाया जाता है ये। ठीक है ना, स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, मृदा में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। देखिए बार बार एक लाइन कॉमनली रिपीट हो रही है ना, ध्यान देना है आपको। ये पूरा तो आना नहीं है, कोई एक यहाँ से उठ के आ जाएगा तो आप बढ़िया से उसे लिख सकते हैं ना। ठीक है। एजोटोबैक्टर खाद का प्रयोग एक दलीय फसलों के लिए मुख्यतः किया जाएगा, जैसे कि गेहूं, धान, मक्का, प्याज, ठीक है, टमाटर, बैगन, गोभी, ज्वार आदि जो मुख्य एक दलीय फसलें हैं उसमें एजोटोबैक्टर आराम से उपयोग हो सकता है। ठीक है। राइजोबियम जीवाणु, अब राइजोबियम हम अभी पढ़ के आए, एक बार यहाँ देख लेते हैं। यह जीवाणु दलहनी फसलों के लिए एक प्रभावी जैव उर्वरक है। ठीक है। दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल में उपलब्ध, देखें आ गया, वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन यौगिकरण क्रिया द्वारा पौधों की जड़ों में पहुंच जाता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या कर देता है, ये आसानी से बढ़ा देता है ना। तो फाइनली इन सभी का एक ही काम था कि नाइट्रोजन की जो खपत है वो हमें प्रकृति से लेना है, जिससे हमारी जो भूमि है, हमारा जो खेत है, उसको जो रासायनिक प्रभाव है, उसके जो दुष्प्रभाव है, उससे हम आसानी से उसे बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो इन सभी का ये काम था। ये जो इकाई 4 है आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिए। आपका यहाँ से एग्जाम में बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसमें इकाई 5। तो आप सभी को इकाई 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन तरीके से आपको उसको करना है ना। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, सभी पढ़ाई में जुट जाइए और तरीके से इनका रिवीजन कर डालिए। ठीक है ना। मैं आपका जो समय है वह भी बचा रहा हूं और साथ में रिवीजन भी करवा रहा हूं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इन पर। चलिए इकाई 5 पर चलते हैं हम। तो इकाई 5 आपके लिए महत्वपूर्ण है और इकाई जो 5 है आपका, ये है पौध संरक्षण। भाई क्या है, पौध संरक्षण। और जो पौध संरक्षण है ना, आप सभी जानते हैं पौध संरक्षण के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कितने नंबर का है, तो ये है 2 नंबर का। ठीक है ना, 2 नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है। और इकाई का नाम है पौध संरक्षण। अब पौध संरक्षण क्या होता है जानते हैं हम, यानी कि पौधों को सभी प्रकार की चीज़ों से बचा करके हमें रखना है, जैसे कि हानिकारक जीवाणु होंगे, कीटाणु होंगे, रोग होंगे, खरपतवार होंगे, है ना, और भी सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन सब से पौधों को बचा करके रखना है। ठीक है ना। वही हमारा क्या कहलाएगा, पौध संरक्षण कहलाएगा। ठीक। तो इससे हमें कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। ठीक है। चलिए तो वो हम क्वेश्चन में बात करते हैं, है ना। तो समझते हैं जरा पौध संरक्षण किसे कहते हैं, जानते हैं। ठीक है। पौध संरक्षण पौधों को रोगों, हानिकारक कीटों और खरपतवारों से सुरक्षित करना। पौधों को रोगों, हानिकारक कीटों और खरपतवारों से सुरक्षित करना, जिससे कि फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये एक कॉमन बात है, जब कोई क्या है कि हम किसी भी चीज़ को उसके रोगों से या उसमें नुकसानदायक चीज़ों को हटा देंगे तो आसानी से उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो चली जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है जिससे फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सके, यह पौध संरक्षण कहलाता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब इन्होंने कहा है कि पौध संरक्षण के महत्व बता दो। तो पौध संरक्षण के क्या क्या महत्व हैं, हमें कृषि का विकास मिलेगा पहले तो। ठीक है ना। पौध संरक्षण से क्या हो जाएगा भैया, एक तो आपका कृषि का विकास संभव हो पाएगा, अच्छी पैदावार के लिए, है ना, अच्छी पैदावार के लिए तथा देश को अन्न पूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर काम कर पाएंगे। दूसरा, पौधों को सुदृढ़ बनाना है, पौधे मजबूत हो जाएंगे। ठीक है ना। और स्वस्थ रखने के लिए, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए और नई नस्ल तैयार करने के लिए आपको क्या, पौध संरक्षण अति आवश्यक है। पौधे सुदृढ़ रहें, पौध संरक्षण के, अगर पौध संरक्षण अच्छा है तो रोग नहीं लग पाएगा, तो पौधा कैसा हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा। अगर रोग नहीं लगेंगे, हानिकारक जीवाणु कीटाणु उसमें नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। और इसके द्वारा एक कदम आगे बढ़ करके हम पौधों की नई नस्ल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका खरपतवार की विशेषता है ना। सबसे पहले हम समझते हैं खरपतवार क्या होती है। देखिए जरा, खरपतवार जो है आपकी, ये क्या होते हैं, खरपतवार क्या है, इसकी परिभाषा समझते हैं जरा। खरपतवार वह अनावश्यक और अनचाहे पौधे जो बिना बोए आसानी से किसी भी जगह उगे आते हैं, है ना, जो कभी कभी हमारी फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, है ना, और कभी कभी लाभ भी पहुंचाते हैं। लेकिन हम फसलों की बात करेंगे, जो मुख्य फसल है हमारी, उसमें तो ये नुकसान ही पहुंचाएंगे हमको। ठीक है ना। तो ये खरपतवार होते हैं, यानी कि चारे के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं। एक प्रकार का चारा होता है, अनचाहा खरपतवार, अनचाहा चारा होता है जो कहीं भी आसानी से उग जाता है, ये खरपतवार कहलाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है खरपतवार की विशेषताएं,
देखिए देखते हैं जरा, खरपतवार, खरपतवार के बीज वजन में हल्के होते हैं। खरपतवार के जो बीज हैं ये क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। बहुत अच्छे से समझना है इसको। अगर खरपतवार के जो बीज हैं, खरपतवार के जो बीज हैं वजन में हल्के हो जाएंगे तो इनका वितरण आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, वितरण आसानी से हो जाएगा। खरपतवारों की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और फलने फूलने की क्षमताएं रखती हैं, ठीक है ना। जड़ें बहुत अंदर तक चली जाएंगी और इसलिए आसानी से नष्ट भी नहीं हो पाता। एक बार फसल कटी, ये भी साथ में कट गया या दब गया, ठीक है ना, और मिट्टी में मिल गया, फिर से ये हो गया या ये क्यों, जड़ की गहराई के कारण, ठीक ना, और फिर से क्या हो गया, फल फूल गया ये, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। आपको दोनों पर ध्यान देना है, समझना है इन्हें, ठीक है। कोई दिक्कत है इनमें, चलिए, है ना, कमेंट में करके बताइए आप मैसेज कि ये समझ अच्छे से आ रहा है आपको और यहाँ पर ये क्लियर भी हो रहा है। आगे चलते हैं, खरपतवार के लाभ। अब देखें जरा खरपतवार के क्या लाभ हैं। खरपतवार की कुछ किस्में हरी खाद का काम करती हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। खरपतवार की कुछ किस्में हरी खाद का काम करती हैं और कुछ खरपतवार पशुओं के लिए चारे का काम भी करती हैं। कुछ खरपतवार के यहाँ पशुओं के लिए चारे का भी काम करती हैं, जैसे कि बरसी, सेजी, आप इसमें लिख सकते हैं, है ना, वर्षी, सेजी, ये खरपतवार हैं, चारे का भी काम करती हैं आपका, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। और खरपतवार भूमि के कटाव को रोकते हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। खरपतवार क्या करते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। और कुछ खरपतवार हमारे लिए सब्जी का भी काम करते हैं, जैसे कि बथुआ, जैसे कि क्या है ये, बथुआ। ये खरपतवार जो है आपको क्या करता है, सब्जी का काम करता है, ठीक है। तो खरपतवार की और भी विशेषताएं हो सकती हैं, और भी लाभ हो सकते हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनके 2 से 3 पॉइंट आपको लिखना है ना, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए। अब अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन आपके, है ना, मोस्ट है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं की फसलों के 2 खरपतवार और उनके सामान्य नाम तथा वनस्पतिक नाम लिखिए। चलिए गेहूं की फसलों के खरपतवार की बात करेंगे हम। तो गेहूं की फसलों में क्या खरपतवार है, देखिए आपको मिलेगा सबसे पहले बथुआ, है ना, एक प्रकार का ये भाजी होती है, जैसे हम कहते हैं बथुआ की भाजी, आप सभी ने भी खाई होगी, आपके इलाके में ये हो रही होगी कहीं ना कहीं क्षेत्र विशेष में, ठीक है ना। चलिए तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ कहाँ हो रही है और किस किस ने इसकी सब्जी बनाकर खाई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम बथुआ की। तो बथुआ का वानस्पतिक नाम जो है वो आपको देखने मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम। आपने हिरणखुरी सुना होगा, और हिरणखुरी का वनस्पतिक नाम क्या है, कैनबोलबुलस आर्वेसिस, कैनबोलबुलस आर्वेसिस, ये क्या है, इसका वनस्पतिक नाम है, ठीक ना। तो गेहूं की फसलों की 2 खरपतवार हमको बतानी थी, हम बता चुके हैं। पहला है बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, दूसरा है हिरणखुरी, कैनबोलबुलस आर्वेसिस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई 2 कीटनाशक और नींदड़नाशक के नाम लिखिए, है ना। कोई 2 कीटनाशक को बताना है और नींदड़नाशक को बताना है। तो पहला जो आपका कीटनाशक है ये क्या हो जाएगा, DDT, पहला कीटनाशक क्या हो जाएगा, DDT, और दूसरा क्या हो जाएगा, हेप्टाक्लोर, दूसरा क्या है आपका, हेप्टाक्लोर, ठीक है ना। तो DDT और हेप्टाक्लोर ये हो जाएगा आपका कीटनाशक, ठीक ना। फिर नींदड़नाशक क्या है आपके साथ में, 2,4-D और एथिल एस्टर, ध्यान देना है। नींदड़नाशक क्या है, 2,4-D और एथिल एस्टर, ठीक ना, एथिल एस्टर, ये क्या है आपका नींदड़नाशक है ना। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है कि भाई 2 कीटनाशक और नींदड़नाशक के नाम बताइए, तो आपको है ना चुपचाप लिख के चले आना है और शांति से वो आपको 2 नंबर इसमें दे देगा, ठीक है। तो कीटनाशक और नींदड़नाशक के इसमें नाम दिखाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुवर्षीय खरपतवारों के नाम बताना है, बहुवर्षीय खरपतवार, ठीक है। अब बहुवर्षीय खरपतवार पहला है मोथा, कांस, धूप घास और जलकुंभी। मोथा, कांस, धूप घास और जलकुंभी, यह सभी ऐसी खरपतवार हैं जो लगभग पूरे साल रहती हैं और सभी प्रकार की फसलों को नुकसानदायक होती हैं, है ना। तो ये खरपतवार है मोथा, कांस, धूप घास और जलकुंभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रबी की फसलों के नाम और उनकी खरपतवारों के नाम लिखिए। अब देखिए जरा, इससे क्वेश्चन से हमें 2 प्रकार की चीज़ें पता चलेंगी। एक तो ये देखने मिलेगा कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है, ठीक ना। दूसरा कि उनमें खरपतवार कौन कौन सी होती है, हाँ, रबी की फसल कौन कौन सी। तो देखिए गेहूं और जौ, गेहूं जौ में क्या हो जाएगा, बथुआ, ठीक है, हिरणखुरी और चटरी। तो बथुआ और चटरी ध्यान देना है। फिर आपका पहले के बाद आपको चौथा पढ़ना है, क्या देखना है, चना, आलू, मटर, सरसों, इसमें भी क्या है, बथुआ और चटरी, बात समझ रहे हैं ना, है ना। तो बथुआ चटरी ये दोनों कॉमन खरपतवार है और किस किस में पाई जाती है, ये गेहूं जौ में, चना, आलू, मटर, सरसों में, गेहूं जौ, चना, आलू, मटर, सरसों, ठीक है ना। इसके बाद है अलसी, ठीक है। तो अलसी में क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको
प्याजी, अलसी में क्या मिलेगा आपको? प्याजी देखिए मिलेगा। ठीक है, तो अलसी में मिलेगा आपको प्याजी, मोथा दूब, प्याजी मोथा दूब। ठीक है, यहाँ पर ये कॉमन है, अलसी में मिलेगा प्याजी मोथा दूब और आपको बरसी में मिलेगा मोथा दूब, है ना। तो मोथा दूब, मोथा दूब, ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग? मोथा दूब, मोथा दूब, ठीक है ना। आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, है ना। कॉमन किस किस में है? बथुआ, हिरनखुरी, चटरी गेहूं और जौ में है। चना, आलू, मटर, सरसों में क्या है? बथुआ, चटरी, सेजी है, ठीक है ना। अलसी में क्या है? प्याजी, मोथा दूब और बरसी में क्या है? मोथा और दूब। ये खरपातवार इसमें आपको देखने मिलती हैं। साथ ही पता चला आपको कि ये रबी की फसलें भी हैं भाई। किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें। चलिए बात करते हैं खरीफ की फसलों के नाम। क्या देखते हैं आप? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें ये कौन कौन सी हैं देखते हैं जरा, और उनके खरपतवारों के नाम। तो खरीफ की फसल और उनके खरपतवार देखिए, पहला है धान। पहला क्या है? धान। अच्छा, कमेंट करके बताइए धान का जो वनस्पतिक नाम है यानी बॉटनिकल नेम है ये क्या होगा? देखते हैं जरा किस किसने ये पढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो धान में खरपतवार देखेंगे तो पहला है आपका मोथा और जंगली घास। धान की खरपतवार देखिए जरा क्या लिखा हुआ है? मोथा और जंगली घास। दूसरा है सोयाबीन। सोयाबीन का नाम भी आप क्या करेंगे? सोयाबीन का वनस्पति नाम भी आप कमेंट करके बताएंगे, फटाफट बता दीजिए जरा क्या है। तो सोयाबीन का वनस्पति नाम, है ना। फिर आपको आगे देखना है सोयाबीन, मूंग, उड़द और अरहर। सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है हजारदाना, मकोई, दूब, मोथा। कौन सी खरपतवार होती है? हजारदाना, मकोई, दूब, मोथा। ठीक है, ये इसमें क्या होती है? खरपतवार होती है। मूंगफली, कपास। मूंगफली कपास में होता है कोंदो और मखड़ा। मूंगफली कपास में क्या होता है? कोंदो और मखड़ा। ये क्या है? रबी की फसलें हैं, है ना। किस तरह आपको याद होंगी ये रबी की फसलें हैं, ठीक है ना। इस तरह भी देखना है और इनमें कौन कौन सी खरपतवार हैं उसको भी देखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए आपका ये जो 7वां क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि सोयाबीन की फसल के खरपतवारों के नाम बताइए। देखिए जरा, सोयाबीन की फसल और उसके खरपतवार यहाँ पर देख चुके हैं हम। वही चीज़ वहाँ पर है कि अलग से ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सोयाबीन की जो फसल है ये क्या है? हजारदाना। इस फसल में कौन सी खरपतवार है? हजारदाना, मकोई, दूब और चौलाई। देखिए जरा, हजारदाना, मकोई, दूब यहाँ पर मिला है आपको, ठीक है ना। तो ये खरपतवार सोयाबीन की फसल में देखने मिलती है हमें, हजारदाना, मकोई और दूब और चौलाई, ठीक है ना। तो आपको रबी की फसल की खरपतवार और खरीफ की फसलों की खरपतवार ये बता दे रही है। ये आपका यूनिट 5 कुछ सिलेक्टेड मोस्ट, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो चुका है। आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो बोर्ड एग्जाम है आसानी से यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना है यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक ना। हमने यूनिट 1, 2, 3 पहले करवा चुके हैं, जिससे क्या है कि आपका 4 और 5 भी अब आगे हो चुका है। इसी प्रकार आपको हम अगला वीडियो दे देंगे, लेकिन ध्यान देना है तब तक आपको ये अच्छे से करते चले जाना है, ठीक ना। और साथ ही अपने मित्रों में यह वीडियो शेयर करना है, जिससे उनको काम हो जाएगा, उनका इंपोर्टेंट उनको क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा और आपके साथ साथ किसी और का भी क्या हो जाएगा, भला आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्या है, इनको अच्छे से तैयार करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में नज़दीक आने वाले हैं। चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत।